कि वह उसके महल में एक बावड़ी का निर्माण करे और उसके राज्य को सुंदर बना दे। भूत ने राजा के आदेश को स्वीकारते हुए कहा कि वो ये कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा, लेकिन दिन भर में जितना भी काम होगा वह रात के समय 100 गुना और बढ़ जाएगा। उस प्रेत ने राजा को यह राज किसी को न बताने के लिए कहा। इस घटना के 2 दिन बाद ही महल और बावड़ी की इमारतें बनने लगीं। रात में पत्थर ठोंकने की रहस्यमय आवाजें आने लगीं। दिन प्रतिदिन निर्माण काम तेज गति से बढ़ने लगा। लेकिन रानी के जिद करने पर राजा ने यह राज रानी को बता दिया कि आखिर निर्माण इतनी जल्दी कैसे पूरा होता जा रहा है। राजा ने जैसे ही यह राज रानी को बताया, सारा काम वहीं रुक गया। बावड़ी भी ज्यों की त्यों ही रह गई। इस घटना के बाद किसी ने भी उस बावड़ी को बनाने की कोशिश नहीं की। शाम के 5 बज रहे थे। उसी वक्त मेरा मोबाइल बज उठा। सामने विक्रम था। हमेशा की तरह वो प्यार से बोला, जाने मन क्या कर रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं, बस अब ऑफिस से निकलकर पीजी जाऊंगी। तुम क्या आ रहे हो? और सामने से जो सुना उस पर विश्वास नहीं हुआ। विक्रम बोला, जान पैकिंग कर लो, हम घूमने जा रहे हैं। आज फ्राइडे है, मंडे भी ऑफ है और ट्यूसडे की मैं छुट्टी ले लूंगा। तुम बस पैकिंग करो और रास्ते के लिए कुछ खाना पैक करवा लेना, मैं जल्दी पहुंचता हूं। विक्रम भी ना सरप्राइज कर देता है कभी कभी। पिछले 1 महीने से इसी बात पर हमारी बहस चल रही थी। मैं उसे कह रही थी लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, प्लान बनाओ, पर उसने अपने घर जाने की रट लगा रखी थी। हम दोनों ही गुड़गांव में जॉब करते थे, अलग अलग पीजी में रहते थे। हफ्ते में 3 से 4 बार मिल लेते थे, पर वीकेंड पर विक्रम का घर जाना जरूरी ही था। उसके पेरेंट्स उसका रास्ता देखते थे। मेरा अपना कहने को कोई नहीं था इस दुनिया में। चाचा ने बचपन में पाल दिया, पढ़ा लिखा भी दिया। अब जब वो नहीं रहे तो मैं उनकी फैमिली में एक अवांछनीय सदस्य हो गई, इसलिए पिछले 2 साल से पीजी में रहने आ गई थी। यही विक्रम से मुलाकात हुई और कब मुलाकातें प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। हम दोनों उम्र के 30 बसंत देख चुके थे। अब हमारा प्यार में लड़कपन नहीं था, एक गंभीरता थी, पर हम दोनों एक साथ लिव इन में रहने की हिम्मत ना जुटा पाए। खैर, यह तो हुआ परिचय। अब अपनी कहानी पर आती हूँ। उस दिन जैसे मेरे पैरों को पंख लग गए थे। मैं बहुत खुश थी। विक्रम के साथ इतने दिन बिताने की कल्पना से ही मैं सिहर उठी थी। मैं जल्दी से सब जरूरी चीजें पैक की, अपने वॉकिंग शूज कसे और रेडी थी। तभी फोन पर मिस्ड कॉल यानी विक्रम आ गया। मैंने जल्दी ही सामान गाड़ी में रखा और बैठते ही विक्रम को चूम लिया। वो भी बहुत खुश हो गया। उसने कहा, रुबिन बी रेडी, हम एंजॉय करेंगे। हम पूरी रात ड्राइव करते रहे और जब सुबह की पहली किरण उदित हुई तो हम उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन पर पहुंच चुके थे। वहां हमने थोड़ा घूम घाम कर देखा। हमें रहने के लिए नदी किनारे एक शांत सी कॉटेज मिल गई। रूम बहुत बढ़िया था, बड़ी बड़ी खिड़कियां और सामने खूबसूरत नदी। विक्रम जानता था मुझे क्या पसंद है। हमने जल्दी से फ्रेश होकर पहले अपनी नींद पूरी करने का प्लान बनाया, पर बिस्तर पर आते ही वो रोमांटिक मूड में आ गया और फिर जो नींद आई। मेरी आंख 3 बजे के लगभग खुली। विक्रम अभी भी सो रहा था। मैंने उठकर कपड़े पहने और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी। तभी मुझे लगा जैसे कोई गुनगुना रहा हो। मैंने दरवाजा खोला तो लॉबी के आखिरी हिस्से में बड़ी सी खिड़की पर एक लड़की अपना सर टिकाए खोई हुई सी गुनगुना रही थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी और उसके बाल घुंघराले बिखरे हुई स्याह काले। मुझे लगा यहाँ कोई और भी है। चलो अच्छा है, साथ में कोई अपनी उम्र का है, ट्रैकिंग में मजा आएगा। तभी विक्रम ने मुझे आवाज दी, जान कहाँ गई? और तभी उस लड़की ने मुड़कर मुझे देखा। वो बहुत ज्यादा गोरी थी। मुझे देख वो मुस्कुरा दी। मैंने भी मुस्कुरा कर उसका प्रत्युत्तर दिया। हम तैयार होकर लगभग 4 बजे के करीब कस्बे की ओर निकले। मैं और विक्रम दोनों भूख से परेशान थे। आगे कुछ दूरी पर एक छोटा सा ढाबा दिखा। वहां हमने चाय और आलू के पराठे खाए। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा सा आदमी था। वो कहने लगा, आप लोग कहाँ रुके हो? हम लंच बॉक्स भी भेज सकते हैं। जब हमने बताया हम कहाँ रुके हैं तो उस बूढ़े और ढाबे पर 2 से 3 लोगों की आंखें फैल गई। कोई कुछ बोला तो नहीं, पर कानाफूसी होने लगी थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर हम उस वक्त वहां से निकलकर नीचे बाजार की तरफ घूमने निकल गए। आते वक्त रात का खाना पैक करवा हम कोई 7 बजे के लगभग कॉटेज पहुंचे। मेन गेट पर शिब्बू बमेल गया। वो कॉटेज का केयरटेकर था। उसने बताया, यहाँ सिर्फ ब्रेकफास्ट और चाय काफी ही मिल सकती है, पर पीछे की तरफ किचन है जहां आप खुद खाना बना सकते हैं। विक्रम उससे आसपास घूमने की जगह पूछने लगा और मैं रूम की तरफ बढ़ चली। लॉबी पर पहुंचते ही मुझे ठंडी हवा का एहसास हुआ।
मैं चाबी अभी की होल में लगा ही रही थी, मुझे साथ के कमरे से धीमे संगीत की आवाज आई, बहुत ही मधुर पर उदास सा। मुझे अचानक वो लड़की याद आ गई, पीछे पीछे विक्रम था। वो कहने लगा, अंदर चलो, यहाँ क्यों खड़ी हो, एक राउंड और हो जाए। उसकी आंखों में शरारत थी, मैं बस उसकी आंखों में खो गई। मैं उससे दीवानों की तरह प्यार करती थी, मेरे लिए सिर्फ वो ही तो था उसका प्यार, जिस शर्त पर मिले मुझे मंजूर था। उस रात में बहुत सुकून से थी विक्रम की बाहों में। बाहर किस पहर बारिश शुरू हो गई थी पता ही ना चला। मुझे प्यास लगी थी, फोन उठाकर देखा तो रात के 2 बज रहे थे। बारिश की रिमझिम और रात का सन्नाटा अलग ही दुनिया लग रही थी। मैंने विक्रम को देखा, वो किसी छोटे बच्चे की तरह सो रहा था। मैंने उठकर खिड़की खोली और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। तभी साथ वाले रूम से किसी के रोने की आवाजें आने लगी। कोई आदमी जोर जोर से बोल रहा था और कोई लड़की रो रही थी। उनकी आवाजें स्पष्ट नहीं थी, जैसे दबी दबी सी थी। खिड़की बंद करने की आवाज से विक्रम भी उठ बैठा, कहने लगा, रुबिन तुम रात को खिड़की क्यों खोल रही हो, यह कॉटेज नदी के पास है, जंगली जानवर भी आ सकते हैं। मैंने तब दिन में मिलने वाली वो बिखरे बालों वाली लड़की का जिक्र किया। मेरा ख्याल था वो कोई विदेशी है। विक्रम बोला, उन्हें छोड़ो, कल तुम्हें एक वाटरफॉल पर ले जाऊंगा, अभी इधर आओ और मुझसे लिपट जाओ। सुबह बड़ा फ्रेश मूड था, हम जल्दी से नाश्ता करके वाटरफॉल की तरफ निकल पड़े। जाते जाते शिब्बू ने कहा, आप वाटरफॉल नीचे से ही देखिएगा, ऊपर चोटी पर मत जाएगा, उस चोटी से फिसल कर बहुत लोग जान गंवा चुके हैं। लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम उस वाटरफॉल तक पहुंचे। वहां काफी चहल पहल थी, पर्यटकों के साथ साथ लोकल लोग भी थे। संडे जो था वाकई बहुत खूबसूरत जगह थी, हम भी वहीं फोटो लेने लगे। वहां पर एक छोटा सा लड़का लगभग जला हुआ पतीला, मैगी और कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लिए बैठा था। विक्रम ने उसे कहा, मैगी के साथ साथ चाय पिला सकते हो। उसने हो में सर हिलाया। विक्रम उससे बातें करने में व्यस्त हो गया। मैं कैमरा ले थोड़ा और ऊपर को चढ़ने लगी। एक पतली सी उबड़ खाबड़ पगडंडी सी थी जो वाटरफॉल के साथ साथ चल रही थी। मुझे लगा जहां विक्रम बैठा है उसके शॉट ऊपर से जाकर लिया जाए, वाटरफॉल की बढ़िया पिक्चर आएगी। अभी थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि अचानक वो उलझे बालों वाली लड़की मुझे अपने आगे दिखाई दी। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। मैं लगभग भागते हुए उसके पास पहुंची। मैंने हाथ आगे बढ़ाया ही था को वो पलटी। मैं सकपका गई। मैंने कहा, हेलो। वो मुस्कुरा दी। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, यू अलोन हियर। उसने ना में सिर हिलाया। उसका चेहरा गोल और बहुत गोरा था, पर आंखें एकदम काली, उसके बालों की तरह। वो बेहद खूबसूरत थी। मैंने उससे पूछा, वेयर आर। इस बार वो धीमी आवाज में बोली, मैं भी भारतीय ही हूं। मैंने कहा, ओह, मुझे लगा आप विदेशी हो। वो हल्के से हंस दी। तभी मुझे ढूंढता हुआ विक्रम आ गया। मैंने परिचय करवाया, मैं रुबिन और मेरे हस्बैंड विक्रम। में झूठ बोल गई। उसने अपना नाम सारा बताया। विक्रम ने चाय पीने का ऑफर दिया पर उसने मना कर दिया। वो चोटी की ओर बढ़ चली। जाते जाते विक्रम ने उसे बी केयरफुल कहा। वो पलटी और मुस्कुराते हुए हाथ हिला दिया। हम लगभग 2 घंटे वही बैठे रहे पर सारा वापस नीचे की ओर नहीं आई। मैंने कहा, चलो बाजार घूम आते हैं, पर विक्रम का मूड कुछ और था। हम वापस कॉटेज पहुंचे। वापसी के सारे रास्ते विक्रम शरारत करते हुए आया था। कभी गले लगा लेता, कभी चुम लेता, कभी गोदी में उठा लेता। मुझे लग रहा था काश यह वक्त यही रुक जाए, हम हमेशा यही रह जाए। जब मेरी नींद खुली विक्रम बिस्तर पर नहीं था। मैं कपड़े पहनते हुए उसे आवाज देने लगी पर कोई जवाब नहीं आया। विक्रम कहीं भी नहीं था। तभी बाहर लॉबी में कुछ आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला तो विक्रम हर उस खिड़की के पास खड़ा था जहां मैंने सारा को पहली बार देखा था, उसी तरह सर टिकाए हुए बाहर देखते हुए। जनाब, कहाँ खो गए? विक्रम पलटा और बोला। मुझे कोई उदास सी धुन सुनाई दी। उसका पीछा करते करते यहां आ गया। साथ वाले दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मुझे जिज्ञासा हुई, सारा वापस आई कि नहीं। मैंने देखा तो रूम बिल्कुल खाली था। पलंग पर एक भी सिलवट नहीं, पर्दे लगे हुए। मुझे लगा सारा शायद चली गई। हमने डिसाइड किया आज डिनर खुद ही बनाएंगे। विक्रम ने शिब्बू से चिकन और वोडका ले आने को कहा। हमने कॉटेज के आंगन में आग जलाई, साइड में ही चूल्हा मंगा लिया। वोडका देख शिब्बू भी हमारे साथ बैठ गया। मैं चिकन पकाने लगी। रात बढ़ती जा रही थी। शिब्बू 2 पेग लगाने के बाद सेंटी हो गया था। कहने लगा, बाबूजी हमें भी दिल्ली ले चलो, अपने पास रख लेना, सेवा कर देंगे। विक्रम उसे समझने लगा, अरे तुम तो जन्नत में रहते हो, यहाँ काम भी कम है, आराम से रहो। आज तो कॉटेज में हम अकेले ही गेस्ट हैं। शिब्बू ने कहा, साहब पिछले कुछ महीनों से आप ही अकेले गेस्ट हो।
मैं और विक्रम एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हमने कहा अच्छा एक कपल और भी था हमारे साथ वाले रूम में, आदमी को तो देखा नहीं, पर लड़की से मैं कॉटेज और फिर वाटरफॉल पर भी मिली। क्यों झूठ बोलते हो? शिब्बू का चेहरा सफेद पड़ गया, वो कुछ नहीं बोला। विक्रम ने कहा क्या हुआ? शिब्बू अपना गला साफ करते हुए बोला, साहब मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ आप यहाँ अकेले ही गेस्ट हो, आप आ गए, नहीं तो मैं खुद अपने गांव जाना वाला था। मैंने कहा फिर वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई? शिब्बू ने बताया इस कॉटेज के बारे में बहुत कहानियां फैली हुई है। यह बहुत पहले अंग्रेजों के जमाने में किसी साहब बहादुर का घर था और यहाँ कुछ मौतें हुई थी। तब से आसपास के लोग यहाँ आवाजें सुनने लगे, कभी कोई उदास सी धुन, कभी लड़की के गाने की, कभी रोने की। मेरा यह सुनकर खून जम गया था, पर शिब्बू हमें सांत्वना देते हुए बोला साहब मैंने तो आज तक ऐसा कुछ देखा ना सुना, मैं तो रोज यही रहता हूँ, कभी कुछ नहीं देखा। डिनर जैसे तैसे निपटा के हम दोनों रूम में आ गए। विक्रम मुझे ढाढ़स बंधाते हुए बोला चर्सी है, कहा इसकी बातों में आ रही हो, पर अंदर से वो भी डरा हुआ लग रहा था। वोडका उतर चुकी थी और नींद भाग गई थी। मैं और विक्रम इधर उधर की बातें करते हुए टाइम बिता रहे थे। रात के 10 बज गए थे, बारिश शुरू हो गई, उसने माहौल को और बोझिल बना दिया था। बातें करते करते हम कब सो गए पता ही नहीं लगा। रात के किसी वक्त मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर कोई झुका हुआ है। मैंने आंखें खोली तो सारा थी। सारा कंधों से पकड़कर मुझे उठा रही थी, मेरा नाम बार बार पुकार रही थी। उसकी आवाज किसी कुएं से आती हुई लग रही थी। मैं हड़बड़ाकर उठी, सारा मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचती हुई अपने साथ ले जाने लगी। डर के मारे मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, विक्रम बिस्तर पर ही था। सारा मुझे साथ वाले कमरे में ले गई। उस कमरे की शक्ल ही बदली हुई थी। हॉल के कोने में बड़ी सी चेयर पर एक अंग्रेज रोबीला सा आदमी बैठा हुआ वायलिन बजा रहा था, उदास धुन। उसकी आंखें बंद थी। सारा उसके पैरों के पास जाकर बैठ गई। वो रोने लगी। सारा ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगी प्लीज अल्बर्ट डोंट लीव मी। पर उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सारा का चेहरा लाल हो गया था। अचानक वो आदमी खड़ा हुआ और मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं जड़ थी जैसे मेरे आंखों के सामने कोई पिक्चर चल रही थी। तभी सारा के हाथ में ना जाने कहां से बंदूक आ गई थी। सारा फिर बोली अल्बर्ट स्टॉप, पर वो आदमी आगे बढ़ता ही जा रहा था। और फिर एक धमाका और घेर सा हुआ और तब पहली बार मेरे गले से चीख निकली। विक्रम और शिब्बू भागते हुए मेरे पास आए। मैं उस कमरे में जड़ खड़ी हुई थी और लगातार चीखे जा रही थी। वहां कुछ भी नहीं था। विक्रम मुझे उठाकर अपने कमरे में लाया, मुझे पानी पिलाया। मैं पसीने में भीगी हुई थी। वो बार बार मुझसे पूछ रहा था क्या हुआ, क्या हुआ, पर मैं कुछ बता नहीं पा रही थी। फिर कब मैं बेहोश हो गई पता नहीं लगा। जब मेरी आंख खुली सवेरा हो गया था। विक्रम परेशान सा मेरे सिरहाने बैठा हुआ था। रूम के दूसरे कोने में शिब्बू दीवार से सर लगाकर ऊँघ रहा था। मैंने उठने की कोशिश की तो विक्रम ने मेरी मदद की। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सदियों से बीमार हूं, बहुत कमजोरी लग रही थी। शिब्बू को विक्रम ने काफी बनाकर लाने को कहा। फिर मुझे बाहों में भरते हुए कहा क्या हुआ था? रुबिन तुम रात को वहां क्यों चली गई थी? बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गए थे। हल्की ठंड थी। आठ रात में हम सबने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने, गाने आदि का प्रोग्राम तय किया। मुझे और सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने का भार सौंपा गया। मैं निकला तो सबके साथ ही, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर कहीं निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार गरजने से मैं पेड़ के नीचे खड़ा रहना मुनासिब न समझ आसपास किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। मुझे कुछ ही दूरी पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग रोशनी से पूरी नहाई हुई थी और उसमें ढेर सारे लोग हैं, ऐसा दूर से ही लग रहा था। मैं तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, ओ बहुत अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं ओर एक स्टोर रूम है, वहां जाकर जो भी मिले उससे कहना सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है, वह तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे एकदम से यह समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली,
पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे, और अब जाकर वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। मैं हल्के से हाँ मैं सर हिला सिस्टर की बताई दिशा में जाने को मुड़ गया। अभी कुछ 10 कदम ही चला होऊंगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था, जिसे देखते ही उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं कैप्टन विनोद हूं और यह हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों ने मुझे आश्वस्त किया। मैं अब धीरे धीरे सामान्य हो गया और मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कही बातें बताई। सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और वे बोले, तो सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके? जी, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूं, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक और एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 ग्लास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 1 या 2 पत्रिकाएं पड़ी हुई थीं। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पायजामा निकालकर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज कर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नजर बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वह खून के छींटों से भारी हुई थी। यह देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा कि बाथरूम में लगे आईने में खुद को ही देखकर चौंक गया। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं हड़बड़ा कर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, ओ क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। लेकिन तुम जाना क्यों चाहने लगे अचानक, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कैप्टन विनोद, आपकी बाथरूम की एक दीवार पूरी खून के छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब सा है। उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सर ही गायब था। मैं अब बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा, यहां बारिश में ही भीगता हुआ अपने कैंप तक जाऊंगा। कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको, तभी कैप्टन विनोद की कड़कती आवाज गूंजी, तो तुमने सब कुछ देख ही लिया? जी, क्या मतलब है आपका? मेरी आवाज में डर भर गया था। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहां से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता न दूं। बदक, क्या बताना चाहते हैं आप? जो आज तक कोई न जान सका, जो आज तक कोई न जान सका वह मैं जानकर क्या करूंगा? प्लीज अब मुझे जाने दें। मैं डर से रुआसा हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हें मुझसे डरने की भी कोई जरूरत नहीं। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं। मैं भी तुम्हारी सुरक्षा ही कर रहा हूं। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कहानी खत्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ आऊंगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफी आगे निकल आए हो, वहां तक तुम अब चलते हुए शायद पहुंच न पाओ। कैप्टन विनोद के स्वर में जाने कैसी आश्वस्ति थी। मैं जाकर उनके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के वेश में एक हमारे ही घायल सैनिक को लेकर आए। वह घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला था। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में पा सभी खुश हो गए और बिना अधिक पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले छद्म वेशधारियों को ठहरने की इजाजत दे दी गई। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा है। मेरी बातों को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी, कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में।
दीवार पर पड़े खून के छींटे भी उसी ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हैं। हाँ, पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडेर नहीं दिखता। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रेहे से भरी मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब से भावों से भर गया। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर से दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत कर पूछा, आप उस ब्लास्ट में बच कैसे गए? सुनते ही कैप्टन विनोद ठहाका लगाकर हंस पड़े और मुझ पर एक भरपूर नजर डालते हुए कहा, यह कहानी आज से मात्र 10 वर्ष पहले की है और मैं तो आज से 50 वर्ष पहले मर चुका हूं। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। चेहरे पर गीलेपन का एहसास जब काफी हुआ तो मैं जैसे नींद से जागा। मुझे घेरे हुए मेरे सभी सहपाठी और टीचर खड़े थे। मेरे आंख खोलते ही मेरे सर ने कहा, थैंक गॉड, तुम्हें होश आ गया। तो क्या मैं बेहोश था? हाँ, तुम जंगल में जाने कहा भटक गए थे। जब सभी लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकले। काफी दूर जाने के बाद हमने एक जीप आती दिखाई दी जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम सबको भी अपनी जीप पर बिठाया और कैंप तक छोड़ा। हमने उन्हें काफी रोकने की कोशिश की लेकिन वे यह कहते हुए चले गए, अभी नहीं रुक सकता, एक जरूरी काम है। जब हमने तुम्हारे बेहोश जाने और उन तक तुम्हारे पहुंचने के बारे में पूछा तो बोले, सोमेश ही बताएगा और जो भी बताएगा वह सब अक्षरशः सच होगा। सबकी उत्सुक निगाहें अपनी ओर लगी देख मैंने धीमे स्वर में पूछा, प्लस क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? उस सर ने हाँ में सर हिलाया। मैंने सबको उधर चलने को कहा जिधर से सबने जीप आती देखी थी। पहले तो सर तैयार नहीं हुए लेकिन मेरे बहुत कहने पर वे राजी हो गए। सुबह होते ही हम उधर की ओर गए। मैं उस जगह पर पहुंचकर गहरे आश्चर्य में डूब गया। वहां एक अज्जला खंडेर था जिसके एक टूटे पत्थर पर लिखा था आर्मी हॉस्पिटल। खड़ 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 ट्रेन द्रुत गति से भागी चली जा रही थी। संध्या काल का समय था। तेज बारिश और बीच बीच में बिजली की चमक वातानुकूलित कोच की खिड़कियों से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। केबिन का एकांत और यह भयावह मौसम मुझ जैसे डरपोक आदमी को और डरा रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी के पहियों की रफ्तार कम हुई और एक मध्यम से स्टेशन पर गाड़ी रुकी। बारिश इतनी ज्यादा थी कि मैं स्टेशन का नाम नहीं पढ़ पा रहा था। मैं अपने केबिन में अकेला था और इस उधेड़बुन में था कि कोई सहयात्री आए जिससे वार्तालाप करते करते आगे का रास्ता आसानी से काटा जा सके और एक अंदरूनी भय जो मेरे अंदर जागृत हो चुका है उससे मुझे निजात मिल सके। तभी किसी ने केबिन का दरवाजा खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला व्यक्ति केबिन में दाखिल हुआ। अपना सामान आदि व्यवस्थित करने के बाद वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मेरी तरफ हाथ आगे बढ़कर उसने अपना परिचय दिया। मैं मिस्टर घोष। वो बोला, मैं कोलकाता जा रहा हूं पुनर्जन्म से संबंधित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए। मैंने उसे बताया कि मैं कानपुर में व्याख्याता के पद पर हूं और पटना जा रहा हूं। उसने कुछ खाने का सामान निकाला और मुझसे भी खाने हेतु आग्रह किया, किंतु मैं बहुत ही सशंकित व्यक्तित्व का प्राणी। ट्रेन में किसी अजनबी के द्वारा दिए गए खाने को लेना असंभव था मेरे लिए। मैंने बहुत विनम्रता से उसके आग्रह को ठुकराया। वो भी कम उस्ताद नहीं था। कसकर हंसा और बोला, संशय कर रहे हैं मेरे ऊपर? अभी तो कुछ नहीं, देखिए आगे क्या क्या होता है। उसके यह शब्द सुनकर मुझे सांप संग गया, किंतु मैंने किसी तरह अपनी घबराहट को छिपाया। कोई स्टेशन आने पर वो उतरता और ट्रेन चलने के बाद किसी दूसरे कंपार्टमेंट से चढ़कर फिर आ जाता। पूछने पर बोलता कि बीच बीच में रेलवे की नौकरी भी कर लेता हूं। थोड़ी देर बाद में और वह विभिन्न विषयों पर चर्चा करने लगे। उसने पुनर्जन्म से संबंधित बातें प्रारंभ की और पुनर्जन्म को अंधविश्वास बताया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल। वो जोर से हंसा और बोला, यह सब बकवास है। मुझे भूतों पर विश्वास था, किंतु वो भूतों के अस्तित्व को नकारता रहा। रात अपने यवन पर पहुंच चुकी थी। चर्चा उपरांत में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के कक्ष में सोने का प्रयास कर रहा था। अचानक मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मेरे गले पर गर्म अंगार रख रहा है।
मैं हड़बड़ाकर उठा। कहीं कोई नहीं। मेरे अलावा उस कक्ष में मेरा वही सहयात्री था जो सामने की बर्थ पर लेटा घोड़े बेंचकर सो रहा था। मैं फिर सोने का प्रयास करने लगा। अभी आंख लगी ही थी कि मुझे अपने पेट पर बहुत तेज दबाव और हंसने की तेज आवाज सुनाई दी। मैं घबराकर उठा तो देखा कि सहयात्री बर्थ पर नहीं था। लगभग 1-2 मिनट बाद वो आया और बोला, जनाब सोए नहीं। मैंने अपनी घबराहट रोकते हुए उससे कहा, अभी नींद नहीं आ रही, और मैंने अपने बैग से एक मैगजीन निकाली और पढ़ने का नाटक करने लगा। सहयात्री भी बर्थ पर लेट गया और कुछ देर में उसके खर्टी केबिन में गूंजने लगे। मैं भी थोड़ा निश्चिंत हुआ और बर्थ पर आंख बंद कर लेट गया। ट्रेन कभी धीमी होती, कभी रफ्तार पकड़ लेती, लेकिन मेरे दिल ने अब तेज रफ्तार ही पकड़ रखी थी। भय और घबराहट के कारण लघुशंका की इच्छा अपने आप जीवित हो जाती है। और मैं टॉयलेट की तरफ मुड़ जैसे ही मैंने टॉयलेट का दरवाजा खोला, वो सहयात्री मुझे अंदर दिखा और मैं चिल्लाते हुए अपनी बर्थ की तरफ भागा। देखा तो वो सहयात्री इत्मीनान से अपनी बर्थ पर सो रहा है। मैंने घबराहट में उसे जगाया। वो बोला, अरे क्या हुआ? इतना मासूम लग रहा था, वो जैसे कुछ जानता ही ना हो। मैंने कहा, आप यहां भी और वहां टॉयलेट में भी। वो कुटिलता से हंसा और बोला, मैं कितने रूप में कहीं पर भी रह सकता हूं। घबराहट के मारे मैं पसीने से तरबतर, बिल्कुल निर्जीव सा खड़ा उसके सामने। वो बोला, तुम्हें भूतों पर विश्वास था ना? तुम्हें तुम्हारे विश्वास का प्रमाण देना था। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही हम भूत पिशाच लोगों का अस्तित्व है। इतना कहकर वो मेरी आंखों के सामने से अचानक गायब हो गया। मैं डर के मारे अवाक और निर्जीव सा अपनी बर्थ पर बैठा था। तभी केबिन के अंदर टिकट निरीक्षक आया। उसका चेहरा देखकर मुझे बेहोशी छाने लगी, क्योंकि यह वही सहयात्री था मेरा। और वो टिकट चेक कर मुस्कुराता हुआ चला गया। डाली से उस डाली पर कूद फांद रहे थे तो कुछ ताली बजाकर नाच रहे थे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तब तक वही प्रेत फिर से मेरे पास प्रकट हुआ और बोला कि विवाह की व्यवस्था करने चला गया था। अपने परिवार वालों को बुलाने चला गया था। शादी में इन सबको भी तो शरीक करना होगा। अरे यह क्या, अब तो मेरी शामत आ गई। पूरा शरीर पीला पड़ गया। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रही। तभी अचानक एक प्रेतनी वहां प्रकट हुई और उस प्रेत से लड़ने लगी। वह प्रेतनी बोल रही थी कि मेरे रहते तू दूसरी शादी करेगा, कदापि नहीं, कदापि नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और इतना कहने के साथ ही उस प्रेतनी ने उस डाल से मुझे धक्का दे दिया और जमीन पर गिरने के कुछ ही समय बाद मेरी इहलीला समाप्त हो गई थी। इतने कहने के साथ ही वह चुड़ैल फिर से रोने लगी थी। इसके बाद रमेश बाबू ने उस चुड़ैल को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा कि आज के बाद तू इन गांव वालों को कभी परेशान नहीं करोगी। चुड़ैल ने हामी भरते हुए कहा कि ठीक है, पर मैं तो एक बहुत ही छोटी आत्मा हूं। इन पास के जंगलों में पता नहीं कितनी भयानक भयानक आत्माएं विचरण करती हैं। आप उन सबसे इस गांव वालों को कैसे बचा पाएंगे? उस चुड़ैल की इस बात को सुनते हुए रमेश बाबू हल्की मुस्कान में बोले, तू तो बकस, इन लोगों को बाकी भूत प्रेतों से कैसे निपटना है वह मुझ पर छोड़। इसके बाद रमेश बाबू ने लोगों को अब कभी न पकड़ने की बात उस चुड़ैल से 3 बार कबूल करवाई तथा साथ ही उसे थूक कर चाटने के बाद ही जाने दिया। तो पाठकगण, रमेश बाबू ने उस चुड़ैल से तो गांव वालों को छुटकारा दिला दिया, पर क्या वे दूसरे भूत प्रेतों से उन गांव वालों की रक्षा कर पाए? राज को राज ही रहने दिया जाए। खैर, आप लोग बताएं कि यह भूत ही काल्पनिक कहानी आप लोगों को कैसी लगी। जय बजरंग बली। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की आपको हॉरर स्टोरी? बहुत ही डरावनी और बहुत ही भयानक। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल हंटिंग हॉरर।